हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बात कर रहे थे हम इंटीग्रल सरफेसेस पर, करते हैं आज बात कि क्या होते हैं इंटीग्रल सरफेसेस। मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल कर्व दे रखा है, एक डिफरेंशियल कर्व है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कर्व है और इसके अंदर से कुछ ऐसी लाइंस आपको यानी कर्व दे रखे हैं जो पास हो रहे हैं। ये 3D पिक्चर होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसी पिक्चर बना नहीं सकता, ये कंप्यूटर का काम है। अच्छा, अगर मैं एक ऐसी सरफेस लेता हूँ इंटीग्रल सरफेस जिसमें से मेरे पास 2 कर्व या 3 कर्व, कितने भी कर्व आपके पास दे रखे हैं, वो पास हो रहे हैं। वो जब पास हो रहे हैं जैसे डिफरेंशियल कर्व से, तो उनकी सरफेस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन है। किसी भी इंटीग्रल कर्व पे से उसकी जो लाइन पासेज हो रही होती है उसके अंदर से उसकी सरफेस कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो भाई बात करते हैं कि पहली इक्वेशन आपको दे रखी है ऐसे, तो ये तरीका सीख लेते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपके पास कोई भी एक लैग्रांज इक्वेशन गिवन होगी। लैग्रांज इक्वेशन के बाद आपने उसका एक सोल्यूशन निकालना है। फॉर सपोज आपका सोल्यूशन आया x, y एंड z इज इक्वल्स टू C1 और x, y, z इज इक्वल्स टू C2। आपके पास कोई भी 2 सॉल्यूशंस आ जाते हैं। आने के बाद ये तो हम पुराना वाला काम है जो हमने पहले भी करा और अभी भी कर रहे हैं। ये करने के बाद आपने क्या करना है, उस कर्व को एक पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी कि आपने मान लेना है कि जो मेरा x आया है वो भी एक t का फंक्शन है, जो y आया है वो भी t का फंक्शन है और z आया है वो भी t का फंक्शन है। अगर मैं तीनों को एक पैरामेट्रिक इक्वेशन मान लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सरफेस मिल जाएगी। जैसे कि बात करते हैं कि x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। मेरे पास ये 2 इक्वेशन हैं, ये 2 पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसी एक कर्व की। वो कौन सा कर्व होता है, दिस इज पैराबोला। इस पैराबोलिक कर्व की ये 2 क्या हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो मुझे इन सोल्यूशन को भी एक पैरामीटर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा ताकि मुझे कर्व मिले और मैं उसकी सरफेस को फाइंड कर सकूं। ठीक है, हो गया भाई। अब बात करते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगी हमारे। सबसे पहले यूज करेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का यहाँ पे लगा देते हैं लाइन, और यहाँ आ जाएगा x टाइम्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव z माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव z एंड z टाइम्स एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लायर का चूज करके इसको सॉल्व करते हैं, वो भी कर लेते हैं। चूज करते हैं भाई मल्टीप्लायर्स। मैंने कहा मल्टीप्लायर चूज करता हूँ, मैंने कहा 1 ओवर x, 1 ओवर y और 1 ओवर z। ये 3 मल्टीप्लायर्स मैंने लिए। अब इसमें काम करते हैं। इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मल्टीप्लायर कौन कौन से लेना है, कैसे लेना है, ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने पे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तीनों मल्टीप्लायर ले ली, तो मैं इसको ऐड कैसे करूंगा भाई, 1 ओवर x dx पॉजिटिव 1 ओवर y dy पॉजिटिव 1 ओवर z dz इज इक्वल टू लैम्डा एक ओवर, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 1 ओवर x ऊपर पहले से मौजूद है, y स्क्वायर प्लस z माइनस 1 ओवर y रखूंगा, y मौजूद है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव जेड और प्लस का 1 ओवर जेड रखूंगा, जेड पहले से मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक साइक्लिक फॉर्म बनी हुई है, ये नीचे 0 बना देगी। ये मल्टीप्लायर जो मैंने लिए वो 0 बनाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा 1 ओवर एक्स डी एक्स पॉजिटिव 1 ओवर वाई डी वाई पॉजिटिव 1 ओवर जेड डी जेड इक्वल टू 0। और जब ऐसी चीज आ जाती है तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट बनेगा मेरे पास log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c1। इसके अगर मैं log का रूल लगाता हूँ तो ये जाएगा log x y z इज इक्वल्स टू log c1, और यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x y z इज इक्वल्स टू c1। मेरे पास पहला सोल्यूशन निकल के आ गया। दूसरे सोल्यूशन की बात करते हैं। मैंने कहा अगेन मल्टीप्लायर चूज कर लेता हूँ मैंने कहा पहला लिया x, दूसरा लिया y, तीसरा लिया -1। ये भी मैंने साइक्लिक मल्टीप्लायर्स लिए हैं, ये भी 0 बनाएंगे। देखते हैं कैसे। अच्छा भाई कैसे, वही काम हम करेंगे, ऐड कर देंगे। मैंने कहा x dx प्लस y dy माइनस dz इज इक्वल टू लैम्डा ओवर, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने कहा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव जेड एंड
नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था, ये जाएगा नेगेटिव जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर। जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो नीचे दोबारा जीरो बन जाएगा, दोबारा जीरो बनेगा तो मेरे रिजल्ट कितना आएगा भाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू लैम्डा और जीरो। इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड पर, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाय टू वाई स्क्वायर बाय टू एंड नेगेटिव जी इज इक्वल टू सी टू। को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव टू जी इज इक्वल टू सी टू। यहाँ तक मैंने जल्दी जल्दी पुराना वाला काम कर दिया जो कि मैं पहले से करता आ रहा हूँ, ठीक हो क्या। अब बात करते हैं इसको पैरामेट्रिक बनाने की। पैरामेट्रिक बनाने के बाद क्या करेंगे, इसकी सरफेस फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक तो पुराना वाला काम है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि अगला सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पर आ सके। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा था आपको, एक ही पैरामीटर्स के फंक्शन मानने हैं, एक्स को भी वाई को भी जेड को भी। तो मान लो मेरा एक्स का भी एक्स टी का फंक्शन है और मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू वन। अगर मैं एक्स टी इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के टी के इसके आएगा, माइनस के टी के। मेरा एक्स भी टी का फंक्शन बन गया, वाई भी टी का फंक्शन बन गया और जेड मेरे पास ऑलरेडी वन था, वन इज कांस्टेंट, ठीक हो गया जी। ये बात है, मैं क्या पुट करूंगा, मेरे पास एक सोल्यूशन इससे पहले आया था जो C1 वाला था, वो था एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1। ये दो सोल्यूशन मेरे पास थे। अब मैं अपने सॉल्यूशंस को एक पैरामीटर्स बना दूंगा। पैरामीटर्स मानी ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर दूंगा। पहले इसमें पुट करते हैं C1 वाली में, देखो भाई क्या रिजल्ट बनता है। इसकी जगह टी, इसकी जगह माइनस टी, इसकी जगह वन, क्या बनेगा, C1 इज इक्वल्स टू माइनस का टी स्क्वायर। मान लो इक्वेशन नंबर ए है और इन दोनों को यहाँ भी पुट करता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास देखो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इज इक्वल्स टू C2 और यहाँ से इक्वेशन निकल गया कि टू टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू C2। मान लो ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी है। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक क्या होगा, टी जो पैरामीटर मैंने लिया था वो गायब हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, कांस्टेंट्स बचेंगे जो कि सरफेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक हो भाई। अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ तो ये बेटा 2C1 इज इक्वल टू नेगेटिव 2t स्क्वायर और मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ किसके साथ, बल्कि ऐड करवा दो इक्वेशन नंबर बी के साथ, ऐड करवाऊंगा। देखो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना था भाई, C2 तक ऐड करवाऊंगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये वाली ऐसी आ गई जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी सब गायब हो चुका है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो जो कांस्टेंट ये मेरे पास पहले वैल्यूज थी वो बाकी उठा के लिख दूंगा। वो जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, इंटीग्रल सरफेस पासेस थ्रू द गिवन कर्व। तो काम हो गया तकरीबन, क्या भाई 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू माइनस टू है। C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा 2xyz। पॉजिटिव C2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2z और इज इक्वल टू माइनस टू। ये मेरे पास जो इक्वेशन आई वो क्या कहलाएगी, इंटीग्रल सरफेस कहलाएगी। इसी तरह बात करेंगे अब सेकंड इक्वेशन की, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या बनता है। मिटा दूं, चलो भाई। अब आपके सामने एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी और एक नई इक्वेशन ले लेता हूँ। मैंने कहा x माइनस वाई टाइम्स पी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड विच इज क्यू इज इक्वल टू जेड। और इसके जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं वो दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और z यहाँ भी हम 1 रखते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये सेम लैग्रांज फॉर्म से ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। भाई देखो, जब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो मैंने कहा dx ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू dy ओवर y माइनस x माइनस z इज इक्वल टू dz ओवर z। अब अगला काम क्या होता है, मल्टीप्लायर्स को चूज करना। मल्टीप्लायर में कह देता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ बनता नजर आ रहा है तो मैंने कहा 1 1 1, 3 मल्टीप्लायर ले लिए मैंने 1 1 1 और इनको ऐड कर लेता हूँ।
मैंने कहा देखो बेटा डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू लैम्डा, और नीचे जाके इन सबको ऐड करूंगा। देखो एक्स प्लस वाई, ओ सॉरी माइनस वाई, पॉजिटिव वाई माइनस एक्स, नेगेटिव जेड पॉजिटिव जेड, ऑलवेज सारे के सारे कट के क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा बेटा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1। ये मेरे पास पहला सोल्यूशन फटाफट से निकाल लिया, ठीक हो गया। बात करते हैं दूसरे सोल्यूशन की। तो दूसरे सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी भी दो को इक्वल रखते हैं। याला मेथड भी हम पढ़ चुके हैं, तो हम याले मेथड का भी यूज करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने इन दोनों को इक्वल रखा। मैंने कहा डी वाई को इक्वल रखा वाई माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर जेड रख लिया। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ से अगर मैं बोलूं x प्लस जेड जो है किसके बराबर आएगा, C1 माइनस वाई के। तो इस इक्वेशन का मैं यूज करने वाला हूँ। देखो जरा, हो जाएगा डी वाई ओवर वाई नेगेटिव एक्स प्लस जेड हो रहा है इज इक्वल टू डी जेड ओवर जेड। एक्स प्लस जेड की जगह क्या रखूंगा, C1 माइनस वाई। ये हो जाएगा बेटा डी वाई ओवर वाई C1 पॉजिटिव वाई इज इक्वल टू डी जी ओवर जी। अब ये जाएगा देखो बेटा डी वाई ओवर 2y माइनस C1 इज इक्वल टू डी जेड ओवर जेड, और इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड के ऊपर। ये काम हम पहले करते आ रहे हैं। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी इंटीग्रेशन मस्ट अच्छी होनी चाहिए, जब आपको सॉल्यूशन में मजा आएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस C1। और आगे चल के बोलते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log z और प्लस का C2, log को यहाँ लेकर आएंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 2y माइनस C1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी यहाँ पुट करो। मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पुट हुई, इज माइनस का log z हो जाएगा इज इक्वल टू C2। तो ये हो जाएगा बेटा देखो log 2y में से माइनस y जाएगा तो पॉजिटिव y बचेगा माइनस एक्स माइनस जेड, और नेगेटिव 2ln z इज इक्वल टू C2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा y माइनस एक्स माइनस जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। आपके पास जो सेकंड सोल्यूशन आएगा वो ये आ गया। अब यहाँ देखो मैंने मल्टीप्लायर्स का यूज नहीं किया, मैंने सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर लिया। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे आसान लगे। कहीं मल्टीप्लायर्स आसान हो जाते हैं, कहीं सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाती है, तो आपकी मर्जी रहेगी यहाँ पर। अब आगे करते हैं। बात करेंगे आगे। हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब मैं एक सॉल्यूशन को यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1। ये मेरे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए थे और मैंने अपना काम बना लिया था, ऐसे ही था। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, पैरामीटर्स मानना है और एलिमिनेट करना है। देख लेते हैं भाई कैसे होगा। यहाँ मिटा देता हूँ। अब एलिमिनेट कर लेते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास जो x था वो एक t का फंक्शन था, और अगर मैं इस x को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर रेडिकल। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 रखी मिल गई। अच्छा, अगर मैं इस पे गौर करूं, इस इक्वेशन पे जो मेरा पहला सोल्यूशन आया था, तो अगर मैं इसमें z की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरे पास फ्रॉम रिजल्ट 1, मैंने रिजल्ट 1 की बात करी। रिजल्ट 1 की बात करूंगा तो मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू C1 माइनस 1 इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी z की वैल्यू क्या थी, 1 थी। और इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ भी जरा गौर करेंगे। z की वैल्यू 1 रखेंगे दोनों जगह पे, तो ये आ जाएगा फ्रॉम रिजल्ट 2। रिजल्ट 2 कितना था, ये वाला था। ये रिजल्ट 2 में बात करूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा C2 प्लस 1। ये रिजल्ट बन जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास ये रिजल्ट बन गया, मुझे इसमें से C1 C2 को कैलकुलेट करना है और अलग करना है। अब मुझे पैरामीटर्स भी गिवन है। वजह बहुत सी क्वेश्चन आपके पास ऐसी भी आ सकती हैं, आप पैरामीटर बगैर पुट करे भी एलिमिनेट कर लो, वो बात भी सही है, लेकिन अक्सर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि आसान हो जाए।
यहाँ देखो एक फॉर्मूला लग रहा है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, कौन सा, कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको प्लस कर देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो रिजल्ट कितना आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं कुछ इसी चीज का यूज करता हूँ। मैंने कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा, मैंने कहा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूंगा और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई विच इज c1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन मैंने जनरेट कर ली तो मेरे पास क्या दे रही है, ओनली कांस्टेंट यानी सरफेस प्रोवाइड हो चुकी है। इसमें मैं c1 c2 की वैल्यूज रख दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बस वैल्यूज रखो और आंसर बनाओ। तो भाई देखो c1 क्या था, x c1, अच्छा इसको हम फॉर्मूला खोल दें, मर्जी है ना खोलें जब भी ठीक है। ये जाकर देखो बेटा c1 की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पुट करेंगे बेटा y माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये अच्छा यहाँ पर प्लस 1 भी था तो यहाँ पर 2 हट जाएगा और इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई वो क्या कहलाएगी, इंटीग्रल सरफेस कहलाएगी आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इस लाइंस पर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक था। तो अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज।